यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब वहाँ जो फैक्ट्री बनी हुई है, जिस फैक्ट्री के बाहर दीवार इंक्रोच की गई, अल्लाह ना करे वहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग उस फैक्ट्री में काम करते हैं। कल कोई आग लग जाए तो वहाँ फायर ब्रिगेड भी नहीं जा सकती। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ पे ये सारा जंगल का कानून है। लोग जो ये काम करते हैं उनके दिल में डर खौफ नहीं है। जब यहाँ पे हमारे इदारे, हमारी कोर्ट्स ने सज़ाएँ देना शुरू की ना, तो मैं समझता हूँ ये मामले का हल हो जाएगा। जिस सूबे का आईजी अगवा हो जाए उस पुलिस से क्या उम्मीद की जा सकती है। ये पुलिस वो बहुत बेबस है। एसएचओ के रेट फिक्स होते हैं थाने के कि वो कौन सा एसएचओ कितने पैसे दे के वो उस थाने का एसएचओ लगेगा। वो मामला हल करने नहीं बैठता, वो अपनी रिकवरी करने बैठता है पैसे दे के। जब मामला ये हों, जब तरजीह ये हो कि आपने पैसे कमाने, तो फिर देखिए पैसे जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे उन्हें ही फैसिलिटेट किया जाएगा। यहाँ कानून की बात कोई नहीं मानता, चाहे आम आदमी हो। आम आदमी को पता नहीं है, जिनको पता है वो बताना नहीं चाहते। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची में कब्ज़ा माफिया सरगर्म है। इसकी मिसाल हमारे शोज से आप देख सकते हैं और आए दिन हम ये सुनते हैं कि इस सोसाइटी पर कब्ज़ा कर लिया, इस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, इस घर पर कब्ज़ा कर लिया। और जो कब्ज़ा माफिया की एक्टिविटी है वो दिन ब दिन तेज़ होती जा रही है। जिस तरह से आपने हमारे गुज़िश्ता शोज़ देखे, साइड एरिया में एक फैक्ट्री के आगे रोड को कब्ज़ा कर लिया गया। इसकी निशानदेही हमने अपने प्रोग्राम के ज़रिए करवाई। हमने साइट लिमिटेड को भी इन्फॉर्म किया, उनसे जानने की कोशिश की, उनको बावर करवाया हुकूमत सिंध और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आईजी सिंध, एडिशनल आईजी सिंध से हमने एक रिक्वेस्ट की थी अपने प्रोग्राम के ज़रिए कि यहाँ पर कब्ज़ा हो रहा है और हमने उसकी निशानदेही करवाई। और ये मामला तमाम तर मामला कोर्ट में भी पहुँचा, सीपी भी हुई, कंटेम्प्ट भी लग चुका। उसके बावजूद वकास चीपा नामी शख्स मुसलसल जो है वो पुलिस की सरपरस्ती में साइट लिमिटेड के लोगों के साथ मिलकर उसने कब्ज़ा किया। सीपी के बावजूद, कंटेम्प्ट लगने के बावजूद, और एक नहीं दो नहीं 3 स्टेक होने के बावजूद, कंटेम्प्ट लगने के बावजूद पुलिस की सरपरस्ती में कब्ज़ा कर लिया गया। और उसके बाद जब हमने वो शो ऑन एयर किया तो तमाम तरह सिचुएशन जो मेरी टीम के साथ जो पेश आया वो भी हमने आपको सच दिखाया। मगर आज इस प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे कि कानून क्या कहता है। जो कब्ज़ा माफिया की सरपरस्ती कर रहा आया वो पुलिस हो या हुकूमती इदारे, आज हम ये जानेंगे। कानून हम पूछेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे वकील, उनसे जानेंगे कि इनकी सज़ा क्या है और ये जो कब्ज़ा माफिया इतने सरगर्म है उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तमाम तर सूरत हाल पर स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है हाई कोर्ट के एडवोकेट है अरुण प्रसाद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट वसीम रज़ा नकवी, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि कराची में कब्ज़ा माफिया सरगर्म है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मगर जो गुज़िश्ता दिनों वाक़या हुआ हमने हाईलाइट भी किया अपने चैनल के ज़रिए कि वो वकास नामी शख्स जो हैं, वकास चीपा साहब, उन्होंने जो है वो रोड घेर लिया और उस पर हम शोज़ काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं, मगर जो तमाम तर सूरत हाल रही वो भी आपके सामने। अरुण, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे कराची में कब्ज़ा माफिया सरगर्म है, मगर अब हम ये देख रहे हैं कि 1 फीट की जगह है, 2 फीट की जगह है, जिसका जितना मौका मिल रहा है, जिसका जितना दिल चाह रहा है वो कब्ज़ा कर ले रहा है। क्या होगा? देखिए, हमारे यहाँ जो लास्ट में हमारा एक सेशन हुआ था, हमने कहा यहाँ जो करप्शन है पाकिस्तान में, करप्शन ही इसकी जड़ की वजह है। देखिए, फर्स्ट इंस्टेंस यही है। आपका जो केस था हाईलाइट हुआ, हमें पता चला कि वहाँ रातों रात दीवार जो है वो खड़ी की गई और पुलिस की निगरानी में हमारे यहाँ लोग ये तो करते हैं कि जिनको अलॉटमेंट की गई ज़मीन अलॉटमेंट की गई उनके खिलाफ लोग सिविल सूट्स में चले जाते हैं, लेकिन पुलिस के खिलाफ प्रॉपर जो है वो क्रिमिनल लिटिगेशन इनिशिएट नहीं होती। मैं समझता हूँ अगर लोगों को यहाँ पे कानून का नहीं पता, अगर लोगों को पता हो कि पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई आप कर सकते हैं, यहाँ पर लोग पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। हर क्राइम में पुलिस इन्वॉल्व होती है लेकिन पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं समझता हूँ लोगों को अगर अवेयरनेस आ जाए कि जो पुलिस वाला गैर कानूनी काम करते हैं या मामलत करते हैं लिटिगेशन में, उनको भी इंडल्ज किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ अगर पुलिस के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई हो तो इस तरह के मामलात को रोका जा सकता है। बिल्कुल वसीम, जिस तरह से हमारा जो एक मैटर चल रहा है साइड एरिया का, 3 उन्होंने स्टेज भी लिए हुए हैं, कंटेम्प्ट भी लग चुकी थी, मगर उसके बावजूद ये कब्ज़ा माफिया इतने सरगर्म थे कि उन्होंने कोर्ट की खिलाफ वर्जी की, पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने कब्ज़ा भी कर लिया। क्या हो रहा है कराची में? हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है केसेस बढ़ रहे हैं कब्ज़ा माफिया के। सबसे पहले अरुण की बात को आगे लेके जाऊँगा कि उन्होंने कहा कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस वाले वकील से क्यों डरते हैं? वो इसी वजह से डरते हैं क्योंकि वकील को पता होता है कि वो कौन कौन से कानून हैं और कौन कौन से रास्ते हैं कि उसके खिलाफ
पुलिस वाले के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा सकती है। जो आपका बुनियादी सवाल है वो ये है, देखिए यहाँ पे जो अलॉटमेंट दी गई है वो किस तरह से दी गई है। रेलवे की ज़मीन पे केएमसी ने अलॉट कर दी है, लीज़ दे दी गई। आप देख रहे हैं रेलवे कॉलोनी, गुजर नाला, इन लोगों के पास लीज़ डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने बाकायदा उसे लीज़ जारी की, उन्होंने बैंक चालान सबमिट करवाया। इस तरह से जो चाइना कटिंग आप देख रहे हो उसमें प्रॉब्लम यहाँ आता है, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, वो फिर कोट करना चाहूँगा कि हम अगर कराची में ड्राइव कर रहे हैं तो हम सीट बेल्ट भी नहीं पहनते, स्पीड भी ज़्यादा रखते हैं, ओवरटेक भी करते हैं। लेकिन अगर यही हम मोटरवे पे जाएं तो देखिए हम सीट बेल्ट भी पहनते हैं, वहाँ पे ओवरटेक भी नहीं करते। हालांकि वहाँ पे 300-500 रुपये का चालान है, कोई सज़ाए मौत थोड़ी है। प्रॉब्लम ये आती है वहाँ रूल ऑफ लॉ है। आपको पता है कि यहाँ अगर मैंने थोड़ा सी ओवर स्पीडिंग की या सीट बेल्ट नहीं पहनी या मैं पकड़ा जाऊँगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा निज़ाम, हमारे इदारे जो हैं वो रूल ऑफ लॉ पे चलें और लोगों को अपनी राइट्स का पता हो कि मैंने कहाँ किस चीज़ के ख़िलाफ़ कहाँ जाना है, तो मेरा ख्याल से ये कब्ज़ा माफिया बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, अच्छा इस साइट की बात कर लेते हैं, D248B और D248A, जो वकास साहब जो साइड एरिया के। हमने ये केस में देखा कि मुसलसल हम इस बात को हाईलाइट भी कर रहे थे सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबार के ज़रिए, कि एक जगह पर कब्ज़ा हो रहा है। हमने साइट लिमिटेड में भी रब्ता किया था और हमने उनको बावर करवाया था कि देखिए एक चीज़ हो रही है। मगर ये जो इदारों की कारकर्दगी है, जो इदारों की तरफ से जो हमें रिस्पांस दिया जाता है, एक तो वो उस पर सवालिया निशान है, क्योंकि वो मैं ये बात शायद अब बोल सकूं कि शायद ये इदारे भी मुलविस होते हैं, पैसे खाते हैं। ऐसा है क्या? इदारों में ये करप्शन क्यों है? देखिए, इन्होंने कहा बात रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ ये है, इन्होंने बताया जिस तरह से कि अगर हम मोटरवे पे जाते हैं तो वहाँ हम बेल्ट भी पहनते हैं, हम स्पीड का भी ध्यान करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यहाँ पे हमें कोई पकड़ने वाला है। जहाँ पर कोई पकड़ने वाला नहीं है वहाँ हम सीट बेल्ट भी नहीं पहनते, ओवर स्पीड भी रखते हैं, ओवरटेक भी करते हैं। इसी तरह से ये समझें जो कानून में रहते हुए जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं, हमारे जो इदारे लीज़ दे देते हैं, इन्होंने गुजर नाले का मिसाल दिया। देखिए अलॉटमेंट, अब जो आप वाला इशू है इसमें साइट ने अलॉटमेंट दी है। तो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, क्या इदारे अलॉटमेंट कर सकते हैं रोड को या फुटपाथ को या ऐसी जगह जो हुकूमत की प्रॉपर्टी होती है? बिल्कुल, देखिए नो वन कैन ओवर रूल द लॉ। इवन जज जो सीट पे बैठा हुआ है वो भी कानून से बालातर नहीं है। अगर कोई इदारा एक रोड को लीज़ करता है तो इसका मतलब वो पैसे ले रहा है और वो पकड़ में आ सकता है। लेकिन इनको पता है यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोर्ट में कौन जाएगा। अब आप जिस इशू पे आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, उस इशू में जिस तरह से ये इन्वॉल्वमेंट है इदारों की, स्पेशली पुलिस की, आपके साथ तो मसला शायद ये पहली बार हुआ, लेकिन वो जो लोग वो आदी लोग हैं, वो इन मसाइल से गुजरे हुए हैं, पुलिस को भी पता है। अब इन्होंने करना क्या है कि ये टॉर्चर बढ़ाएंगे, या तो ये प्लॉट पे कब्ज़ा कर जाएंगे, या जो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं उनसे पैसे बटोर के मैटर को सॉर्ट आउट करके चले जाएंगे। क्योंकि कोर्ट में मसला तो 2.5-3 साल से पहले ये हल नहीं होना। अब वहाँ जो फैक्ट्री बनी हुई है, जिस फैक्ट्री के बाहर दीवार इंक्रोच की गई, अल्लाह ना करे वहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग उस फैक्ट्री में काम करते हैं, कल कोई आग लग जाए तो वहाँ फायर ब्रिगेड भी नहीं जा सकती। अब जो वहाँ पे मालिक है वो 3 साल इंतज़ार नहीं कर सकता, वो आखिर मजबूर होके वो घुटने टेकेगा, पुलिस से, इंतज़ामिया से बात करेगा कि भाई मेरी जान छोड़ो, ये पैसे लो, और उन्होंने पैसे लेके चले जाना है। कोर्टों ने इंसाफ यही देना है कि आए कंप्रोमाइज़ हो गया, क्योंकि कोर्टों का जो हाल है वो ये है कि 3 साल तक ये मैटर जो है वो हल नहीं होना। ठीक है, वसीम क्या कहेंगे? जिस तरह से मैं इदारों की बात कर रही हूँ कि इदारे जो है, आपने अभी अपने जवाब में कहा था कि हमने इंक्रोचमेंट देखी, जो चीफ जस्टिस साहब ने इंक्रोचमेंट के लिए ऑपरेशन के लिए अहकाम जारी किए, और KDA की लीज़ थी गुजर नालों पर, हमने खुद जाकर हमने बात की मुतासिरीन से, तो वो कहते हैं KDA ने लीज़ दी। फिर वो कहते हैं KMC की लीज़ थी, अलादीन का जो शॉपिंग मॉल है वो भी KMC लीज़ थी, मगर हमने देखा कि वो तोड़ दिया गया, रातों रात जो है वो दुकानदार जो है वो बर्बाद हो गया, जमा पूंजी ख़त्म कर दी गई, घर तोड़ दिए गए। मगर ये जो इदारे अलॉट कर लेते हैं, स्पेशली इस केस में कि पूरी रोड इनको जो है अलॉटमेंट की गई है, ये इदारे क्यों कर रहे हैं? क्यों होता है इस तरह से हमारे यहाँ? हम बहैसियत माशरा ही करप्ट हैं, चाहे आप वकील से लेके जज तक चले जाएँ या वज़ीर आज़म तक चले जाएँ, हम पूरे का पूरा माशरा बेहिस हैं। आप देखिए, मैं एक इंक्रोचमेंट के केस में था, तो उन्होंने वेरिफिकेशन मंगवाई KDA से। KDA वाले का ठीक है, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं बिल्कुल वेरीफाई हैं, लेकिन हम इसे वेरीफाई कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जो पहले DG था ना, उन्होंने इसे अलॉटमेंट किया था, वो ख़त्म कर दिया हमारे नए वाले ने। अब
ये कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा इसके चालान बाकी चीज़ें जो ये सब ओरिजिनल है, ये हमारे पास सबमिट, लेकिन हम इसको मानते नहीं, वेरीफाई नहीं। इदार देखिए प्रॉब्लम यहाँ आई जब आपने गुज्जर नाला या जो ये जो चीज़ें KMC और KDA ने लीज़ की थी इसे तोड़ना शुरू किया, लेकिन आपने उन लोगों को नहीं पकड़ा जिन्होंने इसको लीज़ किया था। आप उनकी असासे जो थे उसे जब्त कर लेते, उनकी प्रॉपर्टीज हुकूमत सीज कर देती है, अदालत के कटहरे में खड़ा करते हैं, उनसे पूछते कुछ भी नहीं हुआ। आपने हुकूमत पे ये जिम्मेदारी डाल दी कि देखें भाई इनको इसके मुतबादिल जगह दे दी जाए और कुछ ना किया जाए। और जहाँ तक इस केस की बात है, अब मैंने जो थोड़ा सा पढ़ा है उसमें जितने स्टे आने के बावजूद 4-5 स्टे लिए गए हैं, कंटेम्प भी लग चुकी है, उसके बावजूद वो वहाँ पे तामीरात जारी किए हुए। तो इतनी स्टे आने के बावजूद अगर वो तामीरात कर रहा है और इतनी दलेरी से कर रहा है, मेरा ख्याल से देखें एक दफ़ा बच जाएंगे, 2 दफ़ा बच जाएंगे, एट दी एंड आपको ये तमाम चीज़ें ग्रिप में आएंगी और ये तमाम चीज़ें तोड़नी पड़ेंगी। अच्छा, मैं आप दोनों से सवाल करना चाहूँगी। अब तो ये रोड के अलॉटमेंट कर दी गई है और वहाँ पर कब्ज़ा ग्रुप जो वकास छिपा नामी शख्स है उसने कब्ज़ा भी कर लिया है और तामीरात मुकम्मल हो चुकी है। मैं इस वक्त ये बात कहूँगी कि तामीरात भी मुकम्मल हो चुकी है, हमने शो में भी दिखाया। मगर मुझे आप लोगों से सिर्फ ये जानना है, अब जो साइट लिमिटेड के जिस अफसरान ने ये अलॉटमेंट किए उसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन हो सकता है, क्या एक्शन होगा? देखिए फातिमा, मैंने जब डॉक्यूमेंट्स को परसू किया तो इसमें CP और 2 सूट ऑलरेडी पेंडिंग हैं, ठीक है। तीन इसमें स्टे मिले हुए हैं, ठीक है। 3 स्टे के बाद भी इस महीने की 28-29 तारीख को अगस्त को वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई पुलिस की निगरानी में। आपने जो इससे पहले वीडियो शेयर की उस वीडियो में वहाँ पुलिस की मोबाइल मौजूद है। पुलिस की मैं समझता हूँ यहाँ पे ये सारा जंगल का कानून है। लोग जो ये काम करते हैं उनके दिल में डर खौफ नहीं है। मैं समझता हूँ हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो फ्लॉप हो चुका है। जब ये कोर्टें सज़ाएं देंगी ना, देखिए हमारे इमरान खान साहब कहते हैं कि टाइम लगेगा, मुल्क में हम लगे हुए हैं, हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एजेंसियाँ, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पुलिस, रेंजर्स, हमारी आर्मी, हमारे एजेंसी इदारे, तालिबान जहाँ पर आए अनपढ़ लोग वो बैठे और वहाँ अमन है। वो कहते हैं भाई बीवी बच्चों को बाहर लेके निकलो, आपको कोई नहीं छेड़ सकता। वजह क्या? उनकी सज़ाएं हैं। वो रिट कायम की वो सज़ाएं देते हैं। अब सज़ाओं से लोग डर के जो है वो खौफ के मारे काम नहीं करते। मैं समझता हूँ जब यहाँ पे हमारे इदारे, हमारी कोर्ट्स ने सज़ाएं देना शुरू की ना, तो मैं समझता हूँ ये मामले का हल हो जाएगा। बिल्कुल हल हो जाएगा। मगर फिर आप जब साइड ने ये दे दिया है तो अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये वकील, ये एडवोकेट हैं, ये इनको पता है कानून का। मगर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हमने देखी पूरे केस में, पुलिस मौजूद रही, पुलिस की सरपरस्ती में ही कैमरे ने उसको रिकॉर्ड भी किया और पुलिस ने जिस तरह से अपना एक किरदार अदा किया, तो ये जो काली भेड़ें हैं पुलिस में, उनको कौन ख़त्म करेगा? अब तो ये हमारे सामने 3 केसेस की फाइल्स है, ठीक है। इन तीनों केसों में कहीं भी पुलिस को ज़िम्मेदार नहीं बनाया गया। हाँ, ये बात बारहा कही गई कि पुलिस की मुआवनत से काम हुआ। मैं तो समझता हूँ इस केस में जो पटिशनर है ना, उन्होंने पुलिस के ख़िलाफ़ प्रॉपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो बियॉन्ड दी लॉ नहीं है। वो अपने इख्तियारात का तजावुज़ नहीं कर सकती। उनके खिलाफ़ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे इसमें फिर SSP इन्वॉल्व हैं, थाने के SHO इन्वॉल्व हैं। फिर जिस शख्स ने ये लीज़ अलॉट की, मैं समझ रहा हूँ उनके खिलाफ़ भी करप्शन का केस फाइल होना चाहिए। यहाँ पे लोगों को मैंने फिर बताया कि कानून का नहीं पता। 3 साल से ये केस लिटिगेशन में ऑलरेडी है। 3 बार पहले वहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन आज फिर 3 स्टे मिलने के बाद, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पेंडिंग होने के बाद आज ये फिर किया गया। वजह ये इनकी जो मामलत करने वाले, जो पीछे सरपरस्त करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई, साइड के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि साइड के खिलाफ़ एंटी करप्शन का केस बनता है। हमारे जो थाने के SHO हैं, साइड के जो SHO हैं, जिन्होंने आपसे भी बदतमीज़ी की और आपने मीडिया पर्सन होते हुए आज तक उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की। मैं कहता हूं कि जो सरपरस्ती करने वाले लोग हैं, अगर उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए तो ये लोग रिस्ट्रेन हो जाएंगे। ठीक है वसीम, पुलिस का किरदार नुमाया रहा है, हमने तो अपने शोज़ के ज़रिए भी दिखाया, और पुलिस की जिस तरह से बदतमीज़ी, बदसलूकी, और जो थाने को एक वकास छिपा जो लैंड ग्रैबर है उन्होंने अपनी अमाजगा बनाई हुई थी। पुलिस क्यों एक्शन, यकीनन आला हुकाम तक हमने ये आवाज़ उठाई और पहुंचा भी रहे, मगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जिस सूबे का IG अगवा हो जाए उस पुलिस से क्या उम्मीद की जा सकती है? ये पुलिस वो बहुत बेबस है। सीरियसली हम लोग तो रोज़ कोर्ट्स में और हमारा वास्ता पड़ता है इनसे, लेकिन जितने नाअहल अफसरान यहाँ बैठा दिए गए हैं, और आप यकीन कीजिए ये जो SHO की बात की और जो वीडियो में भी है आपके कि किस तरह से वो बैठे रहे और वो शख्स आपसे बदतमीज़ी करता रहा,
एसएचओ के रेट फिक्स होते हैं थाने के कि वो कौन सा एसएचओ कितने पैसे दे के वो इस थाने का एसएचओ लगेगा। वो मामला हल करने नहीं बैठता, वो अपनी रिकवरी करने बैठता है पैसे दे के। जब मामला ये हों, जब तरजीह ये हो कि आपने पैसे कमाने हैं, तो फिर देखिए पैसे जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे उन्हें ही फैसिलिटेट किया जाएगा। यहाँ कानून की बात कोई नहीं मानता, चाहे आम आदमी हो। आम आदमी को पता नहीं है, जिनको पता है वो बताना नहीं चाहते, और जो साहिब अख्तियार हैं वो उस पर इम्प्लीमेंट करवाना नहीं चाहते। देखें, अरुण ने बहुत अच्छी बात की थी शुरू में कि यहाँ पे एक कराची का पूरा कब्ज़ा माफी का ट्रेंड चल गया। वो इस तरह से कि अगर कोई प्लॉट है उस पर कब्ज़ा कर लिया जाता है, फिर वो शख्स आता है कि मेरा प्लॉट है, उस पर बारगेनिंग होती है। अच्छा ठीक है, तुम इतने कर लो, 50% मुझसे ले लो, ये प्लॉट मेरे नाम कर दो। नहीं करोगे, जैसे बाहर दीवार खड़ी कर दी जाएगी, उसे तंग किया जाएगा। वो आखिरकार तंग आके बोलेगा नहीं भाई आप रख ले मेरे से। झूठी एफआईआर भी जो सच्चे लोग होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी है, तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली जाती है। पुलिस मतलब इतनी कमजोर है। 5000 से 6000 में एफआईआर दर्ज होती हैं, आप कुछ भी कर लें इनका। अगर मैंने आपके खिलाफ अगर एफआईआर करना तो मैं 5000 रख लूँ और पुलिस को दे दूँ। दे दो ना, मैं पुलिस को दे दूँ कि भाई इनके खिलाफ एफआईआर। अब यकीन कीजिए जिस तरह से केसेस में नॉमिनेट किया जाता है, यहाँ पे जो एक हमारे यहाँ रिवायत है, अरुण बेहतर इसको इंडोर्स करेंगे कि नामालूम एफआईआरों में वो शख्स इन्वॉल्व किए जाते हैं जिनसे ज़ाती दुश्मनी होती है। हाँ ठीक है, नामालूम है, इसको इसमें फिट कर देंगे, ये नामालूम है, इसको इसमें फिट कर देंगे। एक शख्स जेल में था, हमारा क्लाइंट था, उस पर एक नई एफआईआर डाली कि इसने बाहर आके कत्ल करके ये चला गया। उसने जेल सुप्रिटेंडेंट को बुलाया कि या तो ये निकल के बाहर कत्ल किया है इसने, या ये मानो, या तो ये एफआईआर झूठी है। तो वो क्या इनविजिबल होके गया था बाहर? यही तो हाल है हमारे इदारों का। फातिमा, इस केस में मज़े की बात यह है, जब मैंने केस को स्टडी किया तो यहाँ पर जिस फैक्ट्री के बाहर ये दीवार बनाई गई 28-29 तारीख को, उस फैक्ट्री के ऑनर के खिलाफ इसी दीवार बनाने को रिस्ट्रेन करने के खिलाफ एक एफआईआर 2 दिन पहले दर्ज कर दी गई। हाँ, फैमिली मेंबर्स के साथ एफआईआर दर्ज की गई कि हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और उन्होंने हमें वहाँ पे रोका, मारा पीटा, धमकी दी मारने की। 2 दिन पहले एफआईआर लॉन्च कर दी ताकि जब हम दीवार बना रहे होंगे, अगर मालिक या उसके कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे रिस्ट्रेन करने के लिए आते हैं तो पुलिस मौके से उनको गिरफ्तार कर ले। हमारे यहाँ देखें पुलिस किस तरह से प्लानिंग से ऑलरेडी चलती है। ये भी पुलिस का प्लान है कि सेम थाने में साइट जो मामलत कर रही है पुलिस वहाँ की, उन्होंने 2 दिन पहले एक एफआईआर दर्ज करके अपने पास रख ली कि वहाँ से कोई आएगा तो हम उसी वक्त उसको अरेस्ट कर लेंगे एफआईआर में। देखिए मामला ये है कि फैक्ट्री के जो मालिक हैं जिन्होंने 3 केस ये फाइल किए हैं, मैं समझ रहा हूँ उन्होंने कहीं पुलिस के खिलाफ कोई लिटिगेशन इनिशिएट नहीं की। अगर वो मेरे चैनल के तवस्सुल से वो बात सुन रहे हैं तो मैं उनको ये कानूनी मशवरा देना चाहूँगा कि वो सबसे पहले थाने के SHO, SSP या जो लोग इन्वॉल्व हैं, आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। इसी थाने में ही आप उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराएं। आपके खिलाफ जो झूठी एफआईआर दर्ज की गई, मैं समझता हूँ आपको अगर इसमें चालान सबमिट हो चुका है तो आपने इसमें कोर्ट में री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन लगानी चाहिए, किसी अच्छे ईमानदार अफसर से इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। अगर जो इसमें चालान सबमिट नहीं हुआ फिर भी आप समझते हैं जो कंसर्न IO जिसके पास इन्वेस्टिगेशन है वो आपको मेला फाइनली चालान करेगा, आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, हम आपको पर्टिकुलर वे बताएंगे कि एक इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसेस है, या इसी IO को हम कानून के दायरे में लेके SHO को कानून के दायरे में लेके मैं समझता हूँ ये मसला हल हो जाएगा। वरना जो सिविल लिटिगेशन है जो हमारे यहाँ ऑलरेडी 3 साल से ये केस पेंडिंग है, मैं समझ रहा हूँ जो सुस्त रवि का ये केस शिकार है 2 साल तक और चलेगा। जब तक ये SHO के खिलाफ मामलत करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये मामला हल नहीं होगा। अच्छा, हम आगे चलते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने यकीनन वीडियो देखी कि हम गए, पुलिस SHO साहब ने हमें खुद बुलाया और उन्होंने कहा कि आप आएँ, मगर हम ये देखते हैं कि लैंड ग्रैबर वहाँ मौजूद है और पुलिस की सरपरस्ती में पुलिस स्टेशन में मौजूद होकर उन्होंने हमारी टीम के कैमरे को बंद करवाया, उन्होंने धक्का दिया, हमें हरासा करने की कोशिश की गई, मुझे हार्म किया, मुझे धमकियाँ दी कि हम आपके ख़िलाफ़ भी जाएंगे, एफआईआर दर्ज करवाएंगे। मगर ये एफआईआर इतनी सस्ती, जिस तरह से हम पहले बात कर चुके हैं कि 5000 में भी एफआईआर दर्ज हो जाती है, इससे बढ़कर मैं क्या बोल सकती हूँ। अब जबकि वो उनकी तरफ से धमकी भी दी गई, उनकी तरफ से मुझे लातें भी मारी गई वो लैंड ग्रैबर, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आला हुकाम तक हमने ये बार बार हम आज फिर मैं ये कहूँगी कि हम करवा रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। फातिमा, वही मैंने बात कही कि लोगों को तो कानून का नहीं पता, लेकिन आप माशाल्लाह से मीडिया पर्सन हैं। जब आपके खिलाफ थाने में बदतमीज़ी की गई, आपको धक्के मारे गए, मैंने आपके हाथ पे निशान भी देखा इंजरी के कि आपसे माइक छीनते वक्त किस तरह से आपके हाथों पे निशान हुए, आपने क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं की?
उस SHO के खिलाफ उसी थाने में आपने क्यों FIR अब तक दर्ज नहीं कराई? देखिए, गुजारिश ये है कि ये हिम्मत का जहान है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, हमें यहाँ पे अवेयर होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ जिस तरह से आप हैं, शायद आपको कानून का पता होता कि आज उस वक़्त को 4 दिन गुजर गए और आज तक आपने एप्लीकेशन दर्ज नहीं की। ये डिले आपको कितना लॉस देगी। फिर कोर्टों में जो यहाँ पे इक्विटल रेशियो है, उसकी प्रॉपर वजह भी यही है कि कोर्टों में जो केस इन्वेस्टिगेट होके आते हैं, या इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम अच्छा नहीं, पुलिस का निज़ाम अच्छा नहीं, फिर कोर्टों के पास बरी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। मैं समझता हूँ यहाँ पे लोगों को कानूनी जो है चीज़ों से अवेयर होना पड़ेगा। आम आदमी तक हमें कानून पहुँचाना पड़ेगा, या तो ये कानून हमारे निसाब में दिया जाए ताकि बच्चे शुरू से पढ़ना शुरू करें, तभी मैं समझता हूँ ये सिस्टम ठीक हो पाएगा। बिल्कुल, जब तक हमें कानून का पता नहीं होगा। देखिए, आज आप मीडिया पर्सन हैं, आपको नहीं पता कि वहाँ पे आपके साथ जो कार्रवाई की गई तो आपके पास क्या कानूनी जोई थी, आप क्या कर सकती थी या आपने क्या करना था। आज 4 दिन के बाद अगर हम इस मैटर को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, जिनका फ़ायदा मुल्ज़मान को पहुँचेगा। अगर हम कानून की बात करें, मैं समझता हूँ आप अगर अवेयर होती तो आप उसी वक्त थाने पे मौजूद जब आप थीं, आप उसी वक्त उस कार्रवाई की एप्लीकेशन दर्ज कराती। FIR दर्ज अगर वो थाने ना करता, वो SHO दर्ज ना करता, तो हम 22 से कोर्ट के थ्रू 22 से फाइल करके कोर्ट के थ्रू हम FIR लॉन्च करा सकते थे। मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। जब अवेयर होगी, नॉलेज इज़ पावर, जब लोगों को पता होगा तो लोग खुद बाइक। ठीक है वसीम, नॉलेज इज़ पावर, बहुत अच्छी बात की कि कानून का हमें नहीं पता और हकीकत में नहीं पता। जब हम वकीलों के पास जाते हैं, आप लोगों के पास जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये आपका हक है, ये आपका हक है, ये उसका हक है, फिर हमें कानून का पता होता है। मगर जिस तरह से ख़वातीन को हिरासा करने की और जिस तरह से मेरे साथ बदतमीज़ी की, उस पर क्या कोई एक्शन हो सकता है और किस तरह का एक्शन होना चाहिए, कानून क्या कहता है? देखिए, मेरा PhD का जो थीसिस है उसका टॉपिक भी यही है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज़ ऑफ जर्नलिस्ट। उसमें जितने मैंने तकरीबन 150 रिपोर्टर्स, एंकर से इंटरव्यू किए हैं, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हमारे ख़िलाफ़ अगर किसी ने धमकियाँ दी हैं या हरासा करने की कोशिश की, मैंने उसके ख़िलाफ़ FIR में गया हूँ या रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। वो कहते हैं हम मामला अपने तौर पर सेटल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमने काम करना है इस फील्ड में, हम इनके ख़िलाफ़ जा नहीं सकते। रही इसमें 2010 का एक बहुत ज़बरदस्त एक्ट है, वुमेंस हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस 2010 का। उसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बताई गई हैं। देखें, अगर तो आपके इदारे में कोई वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट होती है, इसमें वर्क प्लेस को एक इस एक्ट में जो शामिल किया गया कि अगर कोई लड़की या लड़का बाहर फील्ड पे भी काम करता है और उससे वहाँ भी हैरेसमेंट होती है तो वो भी उसमें शुमार होगा। इसका तरीक़ेकार ये है, देखें, एक तो होती है सेक्शुअल हैरेसमेंट, हम 509 में जाएंगे सेक्शन में, उसके तहत मिनिमम 3 साल सज़ा है। इसके अलावा जो हमारा मोतसिब है, सूबाई मोतसिब, उसमें हम कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। उसमें 60 डेज़ का टाइम है। कोई हमारे यहाँ कहा जाता है 3 साल चल गया केस, 6 साल चल गया केस, ऐसा नहीं है। आप एक कंप्लेन रजिस्टर करवाएंगे, नेक्स्ट डेट पे हेयरिंग होगी और 60 डेज़ में आपका जो कंप्लेन है वो रजिस्टर करवा के सज़ा दे दी जाएगी। मेरा ख्याल से मैं बिल्कुल अरुण को इंडोर्स करूँगा कि आपको जाना चाहिए था, कम से कम FIR में ना सही वफाकी मोतसिब में जाती या सूबाई मोतसिब में जाती कि वहाँ जाके आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाती। और ये जो चीज़ है, जो फैक्ट्री का है, इन्होंने तमाम चीज़ें बहुत अच्छी की हैं, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं किया। जो चीज़ इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, जो SHO, SSP जो इदारे पीछे हाथ खड़े करें, देखें, ये मेन वो डक बंद नहीं कर रहे हैं। ये जो उससे चीज़ें छोटी छोटी आ रही हैं उनको बंद कर रहे हैं। जब तक ये डक बंद नहीं होगा जहाँ से ये तमाम चीज़ें जिन्हें सपोर्ट मिल रही है, तब तक मेरा ख्याल से ये स्टे लेते रहेंगे, केस फाइल करते रहेंगे, जब तक मेन प्रॉब्लम तो इन्हें SHO और पुलिस के इदारे से जब तक उसे लगाम नहीं देंगे ये, तब तक ये मुमकिन नहीं है कि रुक सके ये चीज़ें। ठीक है, बस आखिर में मुझे बता दीजिए कि इस तरह के जो वाक़यात बढ़ रहे हैं कराची में, लैंड माफिया, कब्ज़ा माफिया, ग्रैबर्स और इस तरह की, जिसको जो मौका मिल रहा है, मैं फिर वो कहूँगी कि वो घेर ले रहा है और पुलिस को, इदारों को पैसे खिला रहा है, क्या कहेंगे? आखिर कमेंट क्या होगा? किसकी ज़िम्मेदारी है कि इस बिगाड़ को जो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, लावे की तरह बढ़ रहा है, आगे ख़त्म हो और कम हो? ख़त्म तो नहीं कह सकते मगर कम हो। देखिए, जहाँ हम जिस मुआशरे का हिस्सा हैं, जहाँ पूरा सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक फेल है, वसीम भाई ने बताया कि SHO जो है वो यहाँ पर उसने दिहाड़ी बनानी होती है क्योंकि उसने आगे पैसे देने होते हैं। मैं तो समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो DIG और IG लेवल के अफसर हैं ना, वो भी पैसे दे के ड्यूटी पे लगते हैं। तो हम जिस सिस्टम पे रहते हैं वहाँ पे लोगों का अवेयर होना, लोगों का कानून के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ पर भाई ने एक बात बताई, वसीम भाई ने, कि पुलिस क्यों वकील से डरती है। वकील से इसलिए डरती है कि उसे पता है कि इसको कानून पता है। मैं समझता हूँ जब हम अपने हर शहरी को कानून से आगाही देंगे तो पुलिस सबसे डरना शुरू करेगी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमें आगाही मुहिम चलानी चाहिए, लोगों का कानून को बताना चाहिए। जब लोगों को प्रॉपर कानून का पता होगा, देखिए ये हमारे जो साहब हैं जिनका ये केस है, ये 3 साल से लिटिगेशन में हैं, 3 साल से परेशान, कितने इन्होंने वकीलों को फीसें दी होंगी, कोर्ट के धक्के खाए होंगे, लेकिन ये प्रॉपर डायरेक्शन में अपना केस फाइल नहीं कर पाए। इसकी क्या मैं आप दोनों वकील हैं, क्या इसके पीछे वकील की भी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने सही से गाइडेंस नहीं दी? इनको गाइडेंस दी हो, लेकिन यहाँ पर लोग पुलिस के खिलाफ जाना नहीं चाहते। जिस तरह आप सहाफ़ी होते हुए भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की, तो एक कारोबारी बंदा जो उसी साइट एरिया में कारोबार कर रहा है, हो सकता है, मैं समझता हूँ, वो इसी थ्रेट में हो कि मेरा वहाँ कारोबार है, मेरा बिजनेस है, मैं वहाँ पुलिस के खिलाफ ना जाऊँ। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि हम जिनको कानून का पता है, आप बड़े बाइख्तियार हैं। SHO बहुत ही कमज़ोर शख्स है, नौकरी पेशा शख्स है। आप अगर प्रॉपर तरीके से इस केस को परसू करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मैं समझता हूँ वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो उनका क्या, वो किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये है कि हम अवेयर नहीं हैं। वसीम, अवेयरनेस की ज़रूरत है, आगाही मुहिम चलाना चाहिए अब हुकूमती लेवल पर भी, क्योंकि जिस तरह से माशरे में बिगाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखिए, सबसे पहले तो हमारी कोर्ट्स को फ़ैसलों की तरफ आना होगा, ना कि हेयरिंग की तरफ। आपको जल्द फैसले करने पड़ेंगे, और जब तक आवाम का एतमाद कोर्ट्स पे बहाल नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि आवाम रियासत पे एतमाद नहीं करती, रियासत आवाम पे एतमाद नहीं करती। जब तक कोर्ट्स अपने सही तरह से काम नहीं करेंगे, क्योंकि एट द एंड हमें कोर्ट में ही जाना पड़ता है अगर कोई कब्जा हो जाए। जब कोर्ट ही आपको 7-8 साल बाद फैसला दे तो कौन। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछ रही हूँ, ये स्टे लेने के बाद ये सारा मामला जो हो रहा होता है, मेरा ख्याल से जितने स्टे ले चुके हैं और उसके बावजूद कंटेम्प्ट में भी जा चुके हैं और फिर भी चल रहा है, तो या तो ये थोड़ा सा अपनी तरफ से जो इनके लॉयर हैं, काउंसिल हैं, वो थोड़ा सा पावर शो करें और एक पावरफुल आर्गूमेंट करें कि इतने स्टेज आने के बावजूद, हाई कोर्ट से आने के बावजूद उस पर वो तामीरात जारी हैं। तो मेरा ख्याल से जितना अदर साइड का हमारे ब्रदर होंगे, काउंसिल जो भी होंगे, वो काफ़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस है। ठीक है, और आगाही ज़रूरत, जैसे अरुण ने कहा, आगाही हमारे आवाम को अपने हक के लिए आगाही की ज़रूरत है। लाजमी होनी चाहिए, निसाब का हिस्सा लाजमी होना चाहिए। और दूसरा जो हम काले कोट वालों की जिम्मेदारी है वो ये कि हम कोशिश करें, इस तरह से कोशिश करें कि हमारे जो बार एसोसिएशंस हैं, बार काउंसिल्स हैं, उनके मिलके हमारे जो कोर्टों की प्रॉब्लम्स हैं, जो डिले टैक्टिस हैं, कोर्टों में जो डिले सिस्टम है, ये हम काले कोट वालों की ज़िम्मेदारी बनती है और इंशाल्लाह हम ये ज़िम्मेदारी निभाएंगे। वसीम से बात करके हम ऐसा कोई लाएअमल बनाते हैं, हम अपनी एसोसिएशन से बात करते हैं ताकि कोर्टों में ये डिले टैक्टिस हैं, इस पे कोई काम किया जाए। केसेस जो हैं वही तारीख पे तारीख ना दी जाए, बल्कि फ़ैसले किए जाएँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने बहुत कीमती वक्त दिया। जिस तरह से आपने इन दोनों की गुफ्तगू सुनी, ये कानूनदान है, ये इनको कानून का पता है, और जिस तरह से तमाम तर केसेस लड़ते हैं कोर्ट में, आवाम को इंसाफ दिलाते हैं, और फैसले जो अलमिया है हमारे कोर्टों में कि 8-9 साल हो जाते हैं, कोई फ़ैसला नहीं होता, स्टे पर स्टे लिया जाता है। मगर ये देखना होगा जो कराची में लैंड ग्रैबर बहुत सरगर्म है और उसकी मुआवनत इदारे, पुलिस सब मिलकर कर रहे हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए। और अवेयरनेस की, जिस तरह से आपने इन दोनों की गुफ्तगू सुनी, अवेयरनेस की अशद ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।